गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डी एकांकी के बारे में, जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। इसमें एक विशेष अंक का प्रस्तुतिकरण लेखक के द्वारा किया गया है, जिसमें लड़की को एक प्रदर्शन योग्य वस्तु बताकर और विवाह को एक व्यापार बताकर समाज में फैली दहेज प्रथा रूपी कुरीति का निराकरण करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि लड़के का चाहे चारित्रिक रूप से पतन हो या नैतिक रूप से पतन हो या शैक्षणिक रूप से वो कमज़ोर हो, परंतु लड़के वाले हमेशा प्राथमिकता बनाए रखते हैं और लड़की अपनी मनपसंद की चयन करना चाहते हैं। जबकि समाज के अंतर्गत स्त्री और पुरुष की दोनों की भूमिकाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। दोनों की भूमिकाओं के निर्वहन के बिना समाज का उत्थान संभव नहीं है। यहाँ पर एक पिता की विवशता का चित्रण किया गया है कि वो स्त्री शिक्षा का पक्षधर है, परंतु विवाह जैसी परंपरा के निर्वहन के लिए उसे अपनी पुत्री की शिक्षा को समाज से छुपाना पड़ रहा है, क्योंकि समाज में लड़के के पिता के समान दकियानुसी परंपराओं और विचारों को धारण करने वाले लोग भी हैं, जो आज भी स्त्री को अशिक्षित रखकर अपने परिवार का तथा समाज का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, जो कि समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, सबसे पहला दृश्य है उस कमरे का जहाँ पर लड़की को दिखाया जाएगा किस तरह से कमरा व्यवस्थित किया जाता है, सजा हुआ है और आने वाले आगंतुक मेहमानों के लिए क्या क्या व्यवस्था है वहाँ पर की जाती है। थोड़ा सा हास्य और व्यंग्य का पुट देने के लिए नौकर के रूप में एक मजाक करने वाला पात्र भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमरे के बारे में। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। वो महाशय हैं लड़की के पिता। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब यहाँ पर लड़की के पिता को, जिनका नाम राम स्वरूप है, बाबू के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो पहले संवादात्मक भाषा शैली का प्रयोग करते हुए लेखक ने लड़की के पिता का कथन प्रकट किया है, जिनको बाबू के नाम से संबोधित किया है। बाबूजी कहते हैं अपने नौकर को, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस, क्योंकि कमरे को व्यवस्थित करना था। तब नौकर कहता है कि बिछा दूँ साहब। तो बाबूजी रामस्वरूप जी ज़रा तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, क्योंकि नौकर को यहाँ पर थोड़ा कम समझदार या मंदबुद्धि बताया गया है। बाबू तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, ज़रा तेज़ आवाज़ में, और क्या करेगा, परमात्मा की यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है, मतलब कहने का अभिप्राय है वो उसको बार बार बिछाने के लिए कह रहे हैं, परंतु नौकर बार बार बिछाने के लिए पूछ रहा है। यहाँ पर उनका जब कोई जिम्मेदारी आती है या कोई कार्य की शीघ्रता होती है तो व्यक्ति को एग्रेसिव होता हुआ भी दिखाया गया है, यानी आवेश में आते हुए भी दिखाया गया है। तो नौकर तख्त बिछाता है और हंसता है, ही। तब बाबू रामस्वरूप कहते हैं, हंसता क्यों है, अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यहाँ पर बाबू रामस्वरूप अपने ज़माने की विशेषताएं
प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। आगे भी इस प्रकार का घटनाक्रम मिलेगा जब बाबू रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद अपने ज़माने को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं और आज की पीढ़ी को कमज़ोर सिद्ध करना चाहते हैं कि ये तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर यूँ, हाँ बस, और सुन बहू जी से दरी मांग ला। अब कहा तो है दरी और चादर के लिए, लेकिन नौकर जो कि मंदबुद्धि था, कम समझदार था, वो क्या करता है, उसकी जगह मालकिन से धोती मांगने लगता है। तब मालकिन गुस्से में आती है और कहती है कि धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई। तब रामस्वरूप जी कहते हैं कि मैंने धोती नहीं मांगी, मैंने तो दरी और चादर मांगा था इसके ऊपर बिछाने के लिए। तो कहता है चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। उनके आदेश को प्राप्त करके नौकर जाता है। बाबू रामस्वरूप, बाबू साहब इस बीच में मेज पोश ठीक करते हैं। मेज पोश, मेज के ऊपर बिछाए जाने वाला जो सुंदर सा कपड़ा होता है उसे मेज पोश कहा जाता है। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं ताकि कुर्सी और अन्य सामान साफ सुथरे दिखाई दे, गंदे ना लगे। सहसा यानी अचानक घर की मालकिन प्रेमा का वहाँ पर प्रवेश होता है। क्यों? क्योंकि नौकर ने उनसे जाकर क्या मांगी, धोती मांगी। तो वो क्रोध और आवेश में उनके पास आती है और पूछती है कि तुम्हें धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब उसका शारीरिक व्यक्तित्व यहाँ पर बताया है कि गंदुमी रंग है। गंदुमी रंग यानी गेहुआ रंग है, छोटा कद है, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में वो बहुत व्यस्त है। अब काम क्या होगा, नाश्ता वगैरह बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, यही काम एक गृहिणी के होते हैं। तो वो भी घर के कार्यों में व्यस्त है। उसके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, वो भी खाली हाथ। बाबू रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। तब अब प्रेमा को बोलता हुआ बताया गया है कि प्रेमा क्या कहती है। प्रेमा कहती है कि मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई। एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में बात अधूरी रह जाती है। जल्दी जल्दी में मतलब वो जो काम कर रही थी उसके बारे में कहना चाहती है परंतु नहीं कहती। रामस्वरूप कहता है धोती, तो प्रेमा कहती है हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। तो रामस्वरूप कहता है लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने। तो प्रेमा कहती है यही तो कह रहा था रतन। यहाँ पर रतन कौन, उस नौकर का नाम है जो यहाँ पर हास्य का एक प्रमुख पात्र बनाया गया है। यह उसे हास्य उत्पन्न करने वाले पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रामस्वरूप क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। ये देखिए, ये स्वाभाविक भाषा शैली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है जिससे हमें ऐसा लगे कि आम बोलचाल की भाषा है और आदमी पाठक वर्ग आसानी से समझ सके। स्वाभाविक रचना में बनावटीपन ना दिखाई देकर स्वाभाविकता दिखाई दे। तो प्रेमा कहती है अच्छा जा, पूजा वाले कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। तो रतन और दरी, तो प्रेमा कहती है दरी यहीं तो रखी है कोने में, वो पड़ी तो है। तब रामस्वरूप जी दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी जा। बीबी जी वो अपनी पत्नी को संबोधित करता है। तब रतन जाता है और पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, अब यहाँ पर जिस लड़की का चित्रण किया गया है वो लड़की कैसी है, वो बनावटी जीवन शैली की पक्षधर नहीं है, वो दिखावे में विश्वास नहीं करती, वो जैसी है वैसी ही अपने आप को प्रस्तुत करना चाहती है। वो सौंदर्य प्रसाधनों से अपने आप को सुंदर नहीं करना चाहती और माँ उसे सुंदर बनाने के लिए सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करने की बात कहती है, परंतु वो उसके लिए साफ साफ मना कर देती है। वो क्रोधित होकर के गुस्से में मुंह फुलाकर बैठी हुई दिखाई देती है।
तब प्रेमा अपने पति से कहती है कि लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। तो रामस्वरूप मुंह फुलाए और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, मर्ज यानी बीमारी, कि अगर वो नाराज़ है तो तुम उसे खुश कर सकती हो। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। कहने का मतलब ये है कि लड़के वाले बड़ी मुश्किल से माने हैं और जिसके कारण वो आए हैं। अब तुम्हारी जरा सी बेवकूफ़ी कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों को नाराज़ कर दे और ये बिना संबंध किए यहाँ से चले जाए। धन्यवाद।